नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणुवीर पर। तो एनपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए अपनी साइंस की सीरीज़ चल रही थी, आज उसका अपना 5वां पार्ट है। 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैंने आपको समझाए, है ना? जो भी भाई लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे जाके देखिए। मैंने अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जो एनपीसीएल के एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की जो क्लासेज है, सभी के लिए जो कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए वो मैथमेटिक्स कॉमन रहने वाली है। ऐसी मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी, वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर तो मैंने जितने भी मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं, मैंने कोशिश की है कि जितने मेरे पास अवेलेबल हो पाए मैंने अपलोड कर दिए है ना, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे एनपीसीएल एग्जाम की, है ना? तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम का क्या है यार कि एग्ज़ाम तो तुम्हारा देखो नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है। मैंने बहुत सारों को कमेंट का रिप्लाई भी किया, लेकिन बहुत सारों को रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बताना चाहूँगा कि देखो फरवरी में दिया है, नोटिफिकेशन में दिया है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, ऐसा मुझे लगता है ना। तो आपको तो बस यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही होने वाला है और फरवरी तक आपका फरवरी 15 या 20 फरवरी तक आपका करीब-करीब कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना, और अच्छे से तैयारी कर लेना। 15-20 फरवरी तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए एग्ज़ाम की, ठीक है? एग्ज़ाम कभी भी हो तैयारी करके बैठोगे पहले से ही तो अच्छी बात है ना, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, है ना? तो एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, एग्ज़ाम हो ही जाएगा, पहले अच्छे से तैयारी रखो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, ठीक है? तो 5वां वीडियो है आज का अपना जनरल साइंस का। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है आज का, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ है, यानी गतिज ऊर्जा सभी कणों की समान है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ठीक है? उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? संवेग बताना है, कैसे पता करोगे? देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो आप लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी सबकी समान है ना, काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना? और संवेग जो होता है P इजिकल टू एम, द्रव्यमान इंटू वेग, यही होता है ना, ये होता है। तो अब मैं इसको ऊपर भी m से गुणा कर दूं, नीचे भी m से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाली राशि हो जाएगी 1/2, नीचे m है ना, तो ये m है ना, 1/2 इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर पहले से है ना, यानी एम वे का स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? के बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना। तो एम वी तो क्या हो गया तुम्हारा? पी हो गया, तो पी रख दिए इसकी जगह, तो क्या हो गया? के इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है? 2m को इधर ले जाऊंगा और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना। तो इम्प्लाइज डेट पी इजिकल टू क्या हो जाएगा? रूट 2m इंटू के। अब इसने क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम है, यानी ये तो हो गया कांस्टेंट, सभी के लिए सेम ही है, कांस्टेंट हो गया। अब आपको संवेग कैसे पता चलेगा संवेग किसका अधिक है? वो चलेगा आपको द्रव्यमान से पता है, द्रव्यमान किसका सबसे ज्यादा है उसी से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये पी जो संवेग के समानुपाती है ना द्रव्यमान, तो उससे आपको पता चलेगा कि संवेग किसका ज्यादा है, ठीक है? तो देखिए आप उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको अलग अलग दे देता, तो फिर कैसे करते हैं, इसलिए कंसेप्ट समझाना जरूरी होता है ना। और दूसरा चीज ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो संबंध होता है वो भी पता चल गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को लगाओ, कैसे करोगे? किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है पता करो। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है प्रोटॉन से, है? और न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का जो दूसरा वाला समस्थानिक होते हैं ना, वो उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? तो उसका द्रव्यमान ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों से ज्यादा होगा। लेकिन अल्फा कण में क्या होता है? अल्फा कण में तुम्हारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, जिसके जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो निकाल दिए जाते हैं, तो हीलियम का नाभिक बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, तो द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका हो गया? अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा हो गया, तो संवेग किसका ज्यादा हुआ इनमें से? अल्फा कण का। आंसर हो गया अपना अल्फा कण, ठीक है? समझ में आई ना चीज? आ गई होगी, ठीक है? ये इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, जो भी भाई लोग इंग्लिश मीडियम से हो इससे पढ़ लेना, मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, मैं हिंदी में मैं बेटर फील करता हूँ ना, इंग्लिश में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितना हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है? आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आपके हिसाब से देख लेना कैसे करना है आपको। क्वेश्चन भी मैंने लिखे इंग्लिश में, टाइपिंग किया है, ठीक है? बहुत ही मेहनत से मैंने ये तैयार किया है कंटेंट, और तुम लोगों के लिए कंटेंट लेके आया हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक हमको पता है मेंडल है ना। इसके अलावा आपको 3 वैज्ञानिक और दिख रहे होंगे, डार्विन, लेमार्क और डीब्रिज। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने क्या दिया था? जैव विकास से संबंधित प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन किससे संबंधित है? जैव विकास से संबंधित। ठीक है, और डीब्रिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसने भी जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। इसने क्या सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने? डीब्रिज ने। ठीक है, ये भी जैव विकास से संबंधित ना। और लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था वो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छापना है कि लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था जैव विकास से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? ये नहीं पूछ रहा है कि वायुमंडल में, आपको ध्यान देना है, वायुमंडल की नहीं पूछ रहा है, ये पृथ्वी की संरचना के अंदर पूछना है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ओ लिखना है, सी लिखना है और आल लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया? ओ सी आल है ना, और उसके बाद लिख देना आयरन, ओ सी आल आयरन। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद आयरन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की संरचना में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, आंसर हो जाएगा अपना ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संसारण नहीं होता? तो ये परत कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की परत बन जाती है तो उसके बाद उसका संसारण नहीं होता है। इसके अलावा लोहे की चीजों या कोई भी धातु हो उसकी चीजों पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत, इसे क्या कहते हैं हम? या तो यशद लेपन करते हैं, ठीक है, यशद लेपन करते हैं, या इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशद लेपन या जिंक यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैर रहा है। ठीक है, बर्फ का ब्लॉक क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है, शीशे का टुकड़ा भी उसमें। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर सेम रहेगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट उस कंसेप्ट का काम करेगा। आपने पिछला वीडियो अपन ने देखा था कि कैसे पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर चेंज हो रहा था। वो वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, आप देख लेना कैसे लगेगा। इसका आंसर होगा उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? देखिए ये वाला टॉपिक तो मैंने अच्छे से डाल रखा है, 2 वीडियो इसके प्रोवाइड कर रखे हैं, है ना। अच्छे से समझाया है, बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी पे या चंद्रमा पे या पृथ्वी के ध्रुव पे या भूमध्य रेखा पर ले जाएं तो किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, तो वहां से जाके देख लेना इसका कंसेप्ट। अभी मैं ये बता रहा हूँ। तो क्या होगा? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान, तो देखो भार बदल जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा ना। कोई भी वस्तु होती है उसका भार क्या होता है? वेट इज इक्वल टू उसका द्रव्यमान इनटू जो उस पिंड पर या ग्रह पर जो होता है त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान तो सभी में सेम होता है, केवल ये वैल्यू चेंज होती है। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से ज्यादा है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ग्रेविटी वाला वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है किस प्रकार से चेंज होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से कितना ज्यादा होता है, ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए कोई भी चीज है, अगर उसका घनत्व दूसरी वस्तु से, देखिए हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में ना। तो क्या होता है इसमें? क्या होगा? ये क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा, है ना। समुद्र में क्या होगा? जहाज क्या होगा? नदी की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है, समुद्र के पानी का घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो घनत्व अधिक होगा तो जहाज क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा नदी की अपेक्षा, नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा। ठीक है, यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा, है ना,
उसमें वस्तु ऊपर रहेगी थोड़ी सी। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मतने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? वो क्या है? अपकेंद्रण का, यानी सेंट्रीफ्यूज जो बल होता है वही इसमें काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, यानी कि वायुमंडल में जो अपने पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह जो रखी जाती है, किसके कारण रखी जाती है? ये होता है गुरुत्व के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण रखी जाती है पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति पृथ्वी पर किसके कारण होती है? गुरुत्व के कारण। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो किसके रूप में मापा जाती है? आर्द्रता के रूप में, ठीक है। आर्द्रता को किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि स्टील का जो घनत्व होता है मरकरी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये क्या होगा? मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही रहेगा, ठीक है, डूबेगा नहीं, क्योंकि स्टील का घनत्व जो होता है मरकरी के घनत्व से कम होता है। और दूसरी चीज इसमें एक और देख लेते हैं, चलो अगले वाले वीडियो में देखेंगे ना। देखिए, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या होगा? तो अपमार्जक मिलाने पे पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्या होगा? कपड़ों में अच्छी तरह से घुल मिलेगा वो, और अपमार्जक मिलाने से कपड़े इससे साफ हो जाएंगे। पानी के पृष्ठ तनाव को कम करता है अपमार्जक, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, पृष्ठ तनाव वाला पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती है, घुलनशील वाली अशुद्धियाँ मतलब जो पानी में ज़्यादा घुलती है वो क्या करती है? पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है, और जो अशुद्धियाँ कम घुलती है इसमें ये पृष्ठ तनाव को घटाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दरों क्या होगा? उबलने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? तो ये प्रक्षेप गति वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अधिकतम बाला फेंको, जो तस्त्री होती है वो फेंको, है ना, गोला फेंको, अगर या गेंद को हिट करो, ठीक है, तो किस कोण से करना है? वो करना है आपके 45 डिग्री के एंगल से। जब भी जाके क्या होगा? अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी ना। किसी भी चीज को अपन को फेंकना है तो 45 डिग्री के एंगल से अगर आप फेंकोगे तो अत्यधिक दूरी पे जाएगी वो, ठीक है। और अत्यधिक ऊंचाई पे फेंकना है तो कितना करना पड़ेगा? 90 डिग्री के कोण पे फेंकना पड़ेगा, जब भी वो अत्यधिक दूरी तय करेगी, ठीक है, ऊंचाई तय करेगी अत्यधिक 90 डिग्री के एंगल पर। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो भूमि पर जैसे ही ठीक पहुंचने वाला होगा, ठीक उसके ठीक पहले क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 1 माइक्रोन इसके बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर हो गया भाई? देखिए, 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं? 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 होते हैं ना, मीटर होते हैं। अब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, 10⁻⁻6 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करूंगा मैं? 10⁻3 से गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? 10⁻³ मिलीमीटर, है ना। और 10⁻³ को कैसे लिख सकता हूँ? 0.001 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन प्रबल होता है ना, यानी संकलन बनाने की क्षमता किसमें ज्यादा है इनमें से? तो सल्फर में जो है सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगता है। लोहे को जंग किसके कारण लगता है? तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है लोहे पर, तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है ना। और क्या करना है? देखिए, जंग का जो सूत्र होता है ना वो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छापना है। जंग का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या मिलाया जाता है भाई पीड़ित रोगियों को देने के लिए?
हीलियम मिलाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के जो टैंक होते हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं जिनको गोताखोर लेके जाते हैं समुद्र में, है ना, गहरे समुद्र में, तो उसमें भी आपको हीलियम मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोताखोर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो हेलोजनों में जो सभी से अधिक अभिक्रियाशील गैस है वो क्या है? फ्लोरीन है ना। इसके अलावा आपसे इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे ज्यादा है? तो वो होती है आपकी क्लोरीन की। और अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस यानी जो सेल होती है यानी कोशिका होती है, उसका केंद्रक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा डीएनए उसी में मिलता है। उसके बाद जो डीएनए मिलता है वो मिलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। न्यूक्लियस में मिलता है डीएनए और दूसरा मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, ठीक है। भोजन मतलब एक तरीके से फल ही हो गया, है ना, फल ही हो गया पौधे के लिए। तो यहाँ पे देखिए फल दिख रहा है आपको, फ्लोएम है ने भोजन पहुंचाता है पौधे के विभिन्न भागों तक, फ्लोएम जो उत्तक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाइलम दिख रहा होगा आपको, जल कौन से पहुंचाते हैं? जल पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? जाइलम, ठीक है। इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है जाइलम जल, ठीक है, और फ्लोएम फल, फल यानी भोजन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम वर्गीकरण किसने किया था? यानी पंच जगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने किया? वो किया था आपके रॉबर्ट विटेकर ने, है ना। और द्विनाम पद्धति किसने दी थी? केरलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति किसने दी थी वर्गीकरण से संबंधित? केरलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिकतम मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब, देखिए गहराई के साथ बढ़ेगा ये, दीवार की गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी पानी का दाब उस पर बढ़ेगा। देखिए दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है गहराई के लिए? रो जी एच। रो इसका मतलब जो द्रव है उसका घनत्व है, जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, एच यानी गहराई है, ठीक है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब तो बढ़ेगा ही, है ना। गहराई के दाब क्या होता है? गहराई के समानुपाती, ठीक है। तो ये अपने 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में छापना है आपको, वो देख लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।